गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो वेलकम आप सबका हमारे आज के नए सेशन में, जो कि चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। तो बच्चों, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। अभी तक मैंने आपको बताया था कि भैया एक मॉड्यूल से कंपेयर मत करना। मॉड्यूल में क्या पता 2 चैप्टर दे रखे हों, 3 दे रखे हों, 4 दे रखे हों। मॉड्यूल में अपने हिसाब से दे रखा है। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जिस पैटर्न में मैं कराऊंगा, टोटल 3 चैप्टर्स पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में करवाऊंगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ही है पार्टनरशिप डीड। समझना पार्टनरशिप डीड क्या होती है। बच्चों याद करो, आपको पहली क्लास में बताया था पार्टनरशिप की डेफिनेशन के टाइम पे कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। और रिलेशन क्या होता है सर, आपने ये बताया था कि रिलेशन को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसे कॉन्ट्रैक्ट कह लो या यहाँ पे एग्रीमेंट कह लो। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। रिलेशन मीन्स एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। और हम सब जानते हैं सर, एग्रीमेंट करने के 2 तरीके हैं। ये भी आपने वहीं लिखवा दिया था, फिर भी बता दो सर। आप या तो एग्रीमेंट कर सकते हो ओरल, या आप एग्रीमेंट कर सकते हो रिटर्न। सर क्या ओरल भी वैलिड माना जाएगा? यस, ओरल भी वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट कर, बट हाँ, ओरल वैलिड तो है, बट रिकमेंडेड है कि रिटर्न कर लो। रिटर्न करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, रिटर्न चीजें लिखी हुई हैं, प्रूफ करना इजी होगा। ओरल करोगे कोर्ट में प्रूफ करना मुश्किल है। तो एग्रीमेंट अगर रिटर्न होता है, अगर पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, अगर वो रिटर्न होता है, आप उसे राइटिंग में करते हो, तो उसे लीगली बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना। तो क्या बताता हूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, लॉ कहता है पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो भैया इसे और वैलिड प्रूफ बनाने के लिए इसे स्टैंपिंग करवा लो। शुड बी स्टैम्प्ड, शुड बी स्टैम्प्ड अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा या पढ़ोगे आगे, इंडियन स्टैंप एक्ट है एक। इंडियन स्टैंप एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट स्टैंपिंग के प्रोविजंस वगैरह बताता है। ठीक है ना, हमारा बिजनेस लॉ का एक एक्ट होता है स्टैंप एक्ट। तो इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड को क्या करवाना जरूरी है? स्टैंप कराना जरूरी है। क्या बात समझ में आती है? तो मैंने फिर बताया, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। रिटर्न होगा तो ही उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट करवाना रिकमेंडेड है, ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है ना। अच्छा, अगला टॉपिक आता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट आता है सर, स्टैंपिंग कहाँ से करवाएं, कहाँ करना पड़ेगा? अरे, कोर्ट में जाके क्या हो जाएगी? स्टैंपिंग हो जाएगी। आप जाना किसी भी जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पड़ता होगा, वहां के एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वहां पे जाओगे, वहां पे स्टैंपिंग हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कंटेंट्स, सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं। सुनना बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन पेपर में एक अटेम्प्ट में आया था। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड डिस्क्राइब इट्स कंटेंट्स। 5 मार्क्स, स्ट्रेट क्वेश्चन, 5 मार्क्स। तो आ जाओ, एक बार मैं आपको इसके कंटेंट्स बता देता हूं। शुरू से पढ़ लेते हैं एक बार, जब हमने बुक खोली ही है तो पढ़ो। अ पार्टनरशिप, रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना। When partnership business is usually started and make a properly drafted deed, it should be stamped according to provisions of Indian Stamps Act. हर पार्टनर के पास एक डीड की कॉपी रहती है। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, ये आपको चल के आगे सिखाऊंगा, थर्ड चैप्टर में सब चीजें सिखाऊंगा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का जो केसेस होता है। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, अगर आपने फर्म को रजिस्टर्ड करवाया है, मैंने वर्ड अगर क्यों यूज करा, बिकॉज आप लोगों को ये बात बताई थी कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स कौन है, आगे पढ़ेंगे, आगे समझाऊंगा। मेन जो मुझे यहाँ पढ़ाना था, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या क्या है। तो फटाफट आप रीड कर लो इन्हें, ध्यान से देखना।
फर्म का नाम, क्या नाम रखना चाहते हो, XYZ एंड कंपनी, गुप्ता एंड गुप्ता कंपनी, जो भी आप रखना चाहते हो। सारे पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, दिल्ली में तो कहाँ। नेचर का मतलब किस टाइप का बिजनेस है, क्या फूड इंडस्ट्री है, क्या टीचिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से चालू हुई। ड्यूरेशन, क्या कोई ड्यूरेशन है, क्या 5 साल 6 साल, जो याद करो फिक्स्ड पार्टनरशिप के बारे में बताया था, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी लगा रहे हो, PSR क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा। ये सब बातें अभी आगे सर डिस्कस करनी बाकी हैं, ये सब बातें टेंशन मत लो। सैलरी और कमीशन अगर कुछ देना है तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप अकाउंट्स में पढ़ते होंगे ये सब चीजें। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होंगे एट रिटायरमेंट, ये सब बातें आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कंटेंट्स का लेने की जरूरत नहीं है, कंटेंट्स जब आपको PDF मिलेगी आपको कंटेंट्स उसमें मिल जाएंगे, उसकी फिक्र मत करो आप, बस इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। आप बुक के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो बच्चों। अगर आपको ये लगता है कि सर आप बुक से डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते, आप लिखवाते क्यों हो, बच्चों अगर आपको बुक से ही सब कुछ पढ़ना है तो आप खुद पढ़ लो, आपको मेरी नीड ही क्या है। बच्चों हर चीज लिखोगे खुद, मैं मानता हूँ कि टाइम वेस्ट होगा, थकोगे, कॉपी वेस्ट होगी, पेन वेस्ट होगा, बट चीजें तभी समझ आएंगी जब खुद अपने हाथ से एक एक चीज लिखोगे। बुक से समझाना मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं भी साथ में हर टीचर की तरह यहाँ पे बुक खोल लूँ और एक एक पॉइंट समझाता चलूँ और खत्म जी। आपको सिर्फ सुनी हुई चीज याद नहीं रहेगी, आपको हर चीज लिखनी पड़ेगी, इसलिए एक एक चीज कह रहा हूँ लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये बच्चों खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। बच्चों यहाँ तक के टॉपिक जितने भी थे वो कवर करे हैं मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। यहाँ टॉपिक खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब बच्चों आज हम फाइनली स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम सुन लो बच्चों, यहाँ हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। हम पार्टनर के बारे में जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। एक्सक्यूज मी बच्चों, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। इस पूरे चैप्टर की कहानी इन्हीं 2 लाइनों में खत्म होगी, बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना और इस चीज को याद रखना, इसका कॉन्सेप्ट। बच्चों सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ मेंशन होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। लिखो सारे के सारे, लिखो द राइट्स एंड ड्यूटीज, मैं R&D लिख दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग समझ जाओगे। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। बहुत, अगर आपको ये 2 लाइनें जो मैं आप समझाने वाला हूँ समझ आ गई तो चैप्टर समझ आ गया। अगर ये 2 लाइनें नहीं समझ पाए तो पूरे चैप्टर में बस डगमगाते रहोगे। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर यूजुअली mentioned, the rights and duties of partner are usually mentioned in पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने एग्रीमेंट लिखा है, डीड नहीं लिखा, ओरल भी हो सकता है, इस बात को याद रखना। आर यूजुअली मेंशन्ड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यूजुअली वर्ड क्यों यूज करा सर, हमेशा क्यों नहीं? अरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, आपने यूजुअली क्यों यूज करा, मैंडेटरीली यूज क्यों नहीं करा? बच्चों जरूरी नहीं पार्टनरशिप बनाने वाले या बनवाने वाले बहुत ही लिटरेट लोग ही हों, अनपढ़ भी हो सकते हैं। जरूरी है कि उन्हें सारे के सारे प्रोविजंस, आने वाले फ्यूचर पॉसिबल कन्फ्लिक्ट्स पहले से ही पता हो? नो। इवन बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी कई बार भूल चूक कर जाते हैं। तो लॉ ये कहता है कि भैया यूजुअली जो भी आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है उसे फॉलो करा जाएगा। जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ लिखे हैं, जितने भी, लॉ समझना क्या कहता है, जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज आपने लिखे हैं कहाँ, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी फॉलो करे जाएंगे, प्राइमा फेसी फॉलोड ऑफ, फॉलोड फ्रॉम एग्रीमेंट।
सारे के सारे प्राइमा फेसी एग्रीमेंट से फॉलो करे जाएंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है आप कोई राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना भूल गए, आप कोई राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना भूल गए। बच्चों अगर आपने राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखे, कोई पॉइंट भूल गए, स्किप हो गया, तब फॉलो होगा एक्ट। समझना, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है तो एग्रीमेंट को फॉलो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ कह रहा है हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर गलती से आपने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करा, आप भूल गए, स्किप कर गए, आपने जानकर मेंशन नहीं करा, तब प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। ये कॉन्सेप्ट है, राइट्स एंड ड्यूटीज प्राइमा फेसी फॉलोड बाय फ्रॉम एग्रीमेंट। इफ बट इफ not mentioned, but if not mentioned, then the provisions of, ये थर्ड पॉइंट है, then किसके प्रोविजंस लगेंगे, then the provisions of IPA इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। सर ये बात समझ नहीं आई, फिर से बता दो सर, एग्जाम्पल के थ्रू बताओगे तो ही समझ पाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ। इस पॉइंट को, इस पूरे चैप्टर को जब भी पढ़ना, मेरी ये 3 लाइनें पढ़ लेना, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर इन 3 लाइनों में कुछ भी स्किप कर गए, नहीं आएगा समझ। समझना, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। आपने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई 3 पार्टनर्स की, तीनों पार्टनर्स में डिसाइड करा जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, तीनों पार्टनर से डिसाइड करा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2:1। बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा फॉलो होगा। बाय एग्रीमेंट आपने डिसाइड करा कि हम फॉलो करेंगे 3:2:1। क्या फॉलो होगा, 3:2:1। कोई मना ही नहीं है, कर लो यार, हमने मना किया, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट लॉस शेयर कर लो। बट आप एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए। अब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा ही नहीं, नहीं, अब एक्ट बीच में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, एक्ट बीच में आ जाएगा, और एक्ट कहता है हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है, यानी इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो इक्वल। क्या समझ पाए एग्जांपल से मेरा कॉन्सेप्ट, फिर से समझाता हूं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन कर देना, जितनी रूल्स रेगुलेशंस राइट्स ड्यूटीज बनाना चाहते हो मेंशन कर देना, मना नहीं कर रहे। बट अगर आपने कुछ भी एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करा, करना भूल गए, स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। तो इन शॉर्ट हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस पढ़ने हैं जो कि लगने चाहिए या लगेंगे। एग्रीमेंट में तो कुछ भी मेंशन करा जा सकता है, क्या मैं आपको ये पढ़ा सकता हूँ कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, नो। तो फाइनली आपको पढ़ना क्या है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इफ एग्रीमेंट इज कॉन्फ्लिक्टिंग और समथिंग इज ओमिटेड फ्रॉम द एग्रीमेंट। यस, थैंक यू सर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली मुझे ये पढ़ाना है आपको कि राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर्स की क्या होती हैं अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं करा, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट। अगर एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया, फिर बता रहा हूं, अगर एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया तो ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो फॉलो करना, कोर्ट भी उसे ही फॉलो करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डाल लो फटाफट बच्चों, हेडिंग डाल लो, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अगेन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये राइट्स पार्टनर के कब अवेलेबल है उसके पास, अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन या फिर कुछ मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है या कुछ चीजें मेंशन है कुछ मेंशन नहीं है, तब ये राइट्स लगेंगे। ठीक है ना, जो चीजें एग्रीमेंट में मेंशन है वो वहीं से अप्लाई होंगी, उसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है सर, आप अब पढ़ाना चालू करो राइट्स ऑफ पार्टनर।
लिखने चालू करो। फर्स्ट, सबसे पहला राइट, अरे सर ये भी लिखवाने की बात है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। रेशो भी लिखवा दूं क्या सर? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, आपको अभी बताया कुछ रेशो नहीं मेंशन तो लॉ कहता है इक्वली शेयर करो। ठीक है, अगला बताओ सर। हाँ, राइट टू टेक पार्ट, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बच्चों आपको बिजनेस में कंडक्ट लेने का कंडक्ट लेने का अधिकार दिया जाएगा, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सर बट गवर्नमेंट पार्टनर तो लेता ही नहीं है पार्ट। अरे भाई उसकी इच्छा है वो नहीं लेता, लेना चाहो तो ले लो, मना नहीं कर रहे। क्या बात समझ में आती है? हम यहाँ पे अधिकार की बात कर रहे हैं, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। अधिकार है, ले सकते हो, नहीं लेना चाहो वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, थर्ड, यहां तक कोई डाउट? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अधिकार है। अच्छा बताना, सुनना क्वेश्चन ध्यान से। चार पार्टनर्स हैं, चारों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि डी, मिस्टर डी पार्टनर जो है वो पार्ट नहीं लेगा। बताना क्या वो पार्ट लेगा? नो, वो पार्ट नहीं लेगा। क्यों? मैंने बताया ना, अगर आपने म्यूचुअली कुछ डिसाइड कर लिया है तो आप पार्ट नहीं लोगे। ठीक है ना, वो अगर म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है तो आप पार्ट नहीं लोगे, फिर आप वही रूल्स फॉलो करोगे। ठीक है सर, आगे। राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है? कंसल्ट मतलब आपसे सलाह मशवरा किया जाएगा, आपका राइट है ये। जैसे कि आप बिजनेस में कोई डिसीजन लेना चाहते हो जो बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्या उसके लिए सारे पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी है? यस, सारे पार्टनर से कंसल्ट करना जरूरी है। क्या बात समझ में आती है? राइट टू बी कंसल्टेड। अच्छा बच्चों, बिजनेस के डिसीजंस ना दो तरह के हो सकते हैं। बिजनेस के डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? दो तरह के। पहला होता है बच्चों फंडामेंटल मैटर्स का। सर फंडामेंटल मैटर्स क्या होते हैं? बच्चों फंडामेंटल मैटर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। जैसे कि बिजनेस का नेचर चेंज करना। आप आज तक शूज का बिजनेस करते थे, अब आप आज से शूज का बिजनेस बंद करके क्लोथिंग का बिजनेस करना चाहते हो, फंडामेंटल मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और एक होते हैं अदर मैटर्स जो नॉन फंडामेंटल हो गए। सर इसका भी एग्जाम्पल, जैसे नया बैंक अकाउंट खोलना, अपने अपने क्या बोलते हैं, सॉरी, प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज करना, ये नॉन फंडामेंटल मैटर। अगर बच्चों फंडामेंटल मैटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, तो ऑल द पार्टनर्स शुड बी कंसेंटेड। सब पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है। ऑल द पार्टनर्स शुड बी कंसल्टेड। सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, गलत बोल दिया। आई रिपीट, आई पार्डन, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ऑल द पार्टनर्स शुड कंसेंट द सेम। सारे पार्टनर्स को उसके लिए कंसेंट करना जरूरी है। ठीक है ना, सारे पार्टनर्स को उसकी सहमति जरूरी है। मतलब मान लो 5 पार्टनर्स हैं और आप फंडामेंटल डिसीजन ले रहे हो, तो पांचों की सहमति जरूरी है, तभी फंडामेंटल मैटर का डिसीजन माना जाएगा। बट अगर वो अदर मैटर्स है तो बच्चों मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। इन दिस द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी पार्टनर्स, द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी पार्टनर्स इज एनफ। द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी पार्टनर्स इज एनफ। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट खोलना है, 5 पार्टनर्स हैं, आपने पांचों से कंसल्ट करा, 3 ने हाँ कर दी, 2 ने मना कर दी, आप खोलोगे बैंक अकाउंट? यस, आप खोलोगे, क्योंकि मेजोरिटी का डिसीजन माना जाएगा। बट अगर वो फंडामेंटल मैटर होता, नहीं, कंसल्ट सबसे करना है, राइट टू बी कंसल्टेड। बट अगर फंडामेंटल मैटर्स हैं तो सबका कंसेंट चाहिए, अगर अदर मैटर्स हैं तो सिर्फ मेजोरिटी पार्टनर से कंसेंट से भी काम चल जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर अदर मैटर्स हैं तो सबसे कंसल्ट करने की ही क्या जरूरत है, क्यों ना मेजोरिटी से ही कंसल्ट करके डिसीजन ले ले? नो, नहीं, कंसल्ट तो सबका अधिकार है ना, ये भी तो देखो, कंसल्ट करना सबका अधिकार भी तो है, सबसे ही तो कंसल्ट करोगे। ठीक है ना,
थर्ड हो गया, एंड आ जाओ फोर्थ, और हमारा आ जाओ फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। आप सब पढ़ते ही हो गए अकाउंट्स, तो आप सबकी फेवरेट है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट करना सबका अधिकार होता है? यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंस्पेक्ट करना सबका अधिकार होता है, ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? बच्चों इन सारे राइट्स को, हालांकि राइट्स अभी और भी हैं, 12-15 राइट्स लिखवाऊंगा, बट इन पहले 4 राइट्स को एक ए पार्ट में डाल दो। सर क्यों आपने ऐसा क्यों करवाया, इसे ए पार्ट में क्यों डलवाया, जब आगे भी कंटिन्यू करोगे? हाँ ये भी समझो बच्चों, ये राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैं मिलते जुलते राइट्स का क्या करूंगा, एक पार्ट बनवा दूंगा ताकि एग्जाम में लर्न करने में इजी रहे। सर ये मिलते जुलते कैसे हैं? बच्चों ये 4 वो राइट्स हैं जो कोई भी पार्टनर कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। बताओ, आप अगर पार्टनर होगे, क्या प्रॉफिट का राइट छोड़ना चाहोगे? क्या बिजनेस में पार्ट लेने का राइट छोड़ना चाहोगे? क्या आपसे सलाह मशवरा किए बिना डिसीजन ले लिया जाए छोड़ना चाहोगे? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना छोड़ना चाहोगे? नो। तो ऐसे राइट्स हैं जो क्या नहीं होंगे, छोड़े नहीं जा सकते, या छोड़ना चाहेगा नहीं कोई, ठीक है ना? इसलिए मैंने उनको ए पार्ट में डलवा दिया, आपको इजी टू लर्न हो जाएंगे कि 4 राइट्स को कोई छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है? सर आगे पढ़ाओ। आपने कहा 12-13 राइट्स हैं, यस, पूरी क्लास निकल जाएगी यार इन्हीं राइट्स में। आगे पढ़ो। मैं आगे ही कंटिन्यू करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नई राइट्स चालू कर दी, आगे ही कंटिन्यूएशन में करवाऊंगा 12 के 12 राइट्स, बट कॉलम बनवाता रहूंगा ताकि लर्न इजी टू लर्न हो, मिलते जुलते हैं। आगे आ जाओ, राइट टू रेम्यूनरेशन। बताओ, क्या एक पार्टनर के पास रेम्यूनरेशन का राइट होता है कि नहीं होता? अब जो मैं राइट्स करवाने वाला हूं ना आगे, इनके बारे में कुछ बातें भी लिखवाऊंगा, ये सिर्फ हेडिंग ही नहीं, इनके बारे में बातें भी लिखवाऊंगा। बताओ, क्या एक पार्टनर के पास रेम्यूनरेशन का राइट होता है? सर रेम्यूनरेशन का मतलब बता दो बच्चों। रेम्यूनरेशन को आप सैलरी के नाम से भी जान सकते हो, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज सैलरी। बच्चों जब आप किसी के पास एम्प्लॉय होते हो, मतलब आप नौकरी करते हो, तो जो आपको मिलती हैं वेजेस, उनको सैलरी बोला जाता है। अगर आप किसी के पास ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे कि बताइए आपको हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है ना? हर एक फील्ड में ट्रेनिंग तो होती है, और ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको वेजेस मिलती हैं उन्हें बोला जाता है स्टाइपेंड, ठीक है? बच्चों जब आप कहीं पार्टनर होते हो और आपको कुछ वेजेस मिलती हैं, तो वहां पे ना सैलरी बोला जाता ना स्टाइपेंड, वहां बोला जाता है रेम्यूनरेशन। तो आप इसे कह सकते हो, अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में बोलो तो कह सकते हो सर सैलरी है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज की बात है, मैंने आपको बता दिया। तो बताओ, रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार पार्टनर के पास है कि नहीं है? कई बच्चे मन में आंसर दे चुके हैं यस, तो आप सब गलत हो, नो। मैं इसके बारे में मैंने बताया था, मैं लिखवाऊंगा अभी। लिखवाऊं क्या दूसरे पेन से, कलर के पेन से लिखवाऊं? हाँ दूसरे कलर के पेन से लिखवाता हूँ, ठीक है ना, वरना सिमिलैरिटी हो जाएगी। लिखो बच्चों, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। सर ये अनलेस अदरवाइज एग्रीड तो आज समझ ही नहीं आया। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब होता है अगर कुछ और तय ना हुआ हो तो ये होगा। हिंदी में लिखवा दूं, अगर कुछ और तय ना हुआ हो तो ये होगा, समझना। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, पार्टनर हैज नो राइट टू रेम्यूनरेशन, पार्टनर हैज नो राइट टू रेम्यूनरेशन। सर बट हम तो अकाउंट्स में रेम्यूनरेशन देते हैं, एंट्री करते हैं। अरे भाई मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अकाउंट्स को छोड़ो, अकाउंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ। अकाउंट्स में अलग चीजें सिखाई हैं, लॉ अलग चीजें कहता है। लॉ कहता है पार्टनर के पास रेम्यूनरेशन लेने का कोई अधिकार नहीं होता, उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया, जो कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट मेन यही है, एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया हर पार्टनर को 20-20 हजार का रेम्यूनरेशन देंगे, क्या फिर रेम्यूनरेशन मिलेगा? यस। तभी मैंने आगे क्या लिखवाया, अगर कुछ और तय ना हुआ हो तो नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ और तय हो गया हो तो फिर। समझ गए? उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट बताया था क्या था, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही कहता है, ये राइट्स तब है जब कुछ और मेंशन ना हो, अगर कुछ और मेंशन कर दिया तो ये राइट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे।
फिर से बता दूं, पार्टनर के पास रेम्यूनरेशन लेने का राइट नहीं होता, उसको एक्ट के अकॉर्डिंग कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया तो दे देना, मनाही नहीं है। बट लॉ कहता है कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लॉ इसका रीजन भी देता है, आप अपनी ही फर्म में काम करने के लिए किस बात का राइट, किस बात का रेम्यूनरेशन लोगे? सर मेरी फर्म है, मैं काम कर रहा हूँ, किस बात का रेम्यूनरेशन? कोई रेम्यूनरेशन नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। सिक्स, सिक्स थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? क्या आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? कैपिटल समझते हो ना, कि आपने 1 करोड़ की कैपिटल लगाई, क्या उस पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा? इसका आंसर 50-50 आता है जब मैं क्लास में देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं मिलेगा, कई बच्चे कहते हैं नहीं मिलेगा। तो अगेन वही बात लिखूंगा, हर जगह ये बात रिपीट करूंगा, हर जगह लिखूंगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। क्यों लिखूंगा ये सब आपको पता ही है। पार्टनर हैज नो राइट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर हैज नो राइट। बट सर हमने तो पढ़ा है, बट अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है तो वो एग्रीमेंट में मेंशन करा होगा, इसलिए आपने पढ़ा है, इसलिए अकाउंटिंग एंट्री करी है। बट अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्यों नहीं मिलता? रीजन बताओ। रीजन सेम है, अपने ही बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का किस बात का इंटरेस्ट दें आपको? कोई कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है तो ले लेना। हाँ एक चीज याद रखना, if if it is if it is mentioned in agreement, अगर बच्चों एग्रीमेंट में मेंशन है, if it is mentioned in agreement, then it is payable। अगर आपको एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया तो ये पेबल है। if it is mentioned in agreement then it is payable, but only out of profits, only out of profits। अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट्स हैं तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, अदरवाइज दिया नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं या कई बार डाउट्स भी आते हैं, कई बार सीपीटी और अपना सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन में क्वेश्चन भी आया है, क्या लॉसेस के टाइम पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए नो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो प्रॉफिट होना जरूरी है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अकाउंट्स की एंट्री को छोड़ देना। लॉ ये कहता है, पहले तो लॉ ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना ही नहीं है, फिर भी अगर दे रहे हो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो सिर्फ प्रॉफिट से दोगे, लॉस से नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ठीक है, आगे आ जाओ 7th। अरे यार चलो, ठीक है। राइट टू, राइट टू, मैं एक बार ये वाला पॉइंट करवा दूं फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए देता हूँ। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। बताओ सर, क्या एडवांसेस पे इंटरेस्ट मिलेगा? सर एडवांसेस और कैपिटल में फर्क क्या है? कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, बता देता हूँ। सर ए बी सी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने 1-1 करोड़ की कैपिटल लगाई, 3 करोड़ की कैपिटल लगा दी। ये 3 करोड़ की कैपिटल लगाई हुई है, तीनों की कैपिटल कितनी कितनी हो गई? 1 CR, 1 CR, 1 CR। ये हो गई कैपिटल। एडवांसेस क्या है? फर्म को और पैसों की जरूरत पड़ी, सी बहुत ही रिच आदमी है, सी के पास गए, भाई यार और थोड़े से पैसों की जरूरत है। उसने कहा जी मैं कैपिटल तो और नहीं लगा सकता, मैं इतनी ही कैपिटल लगा सकता हूँ और नहीं लगाऊंगा। अच्छा लोन ही दे दे। हाँ लोन ले लो। क्या पार्टनर लोन ले सकता है, दे सकता है खुद ही की फर्म को? दे सकता है। उसने कहा जी कितना चाहिए? उसने कहा जी 20 लाख रुपए दे दो। 20 लाख का एडवांस दे दिया, इसे आप एडवांस भी बोल सकते हो, लोन भी बोल सकते हो।
अरे भाई आप आउटसाइडर से लोन लेते ना, आप बैंक के पास जाते, थर्ड पार्टी के पास जाते, आप लोन लेते ना, तो आपने यहाँ ले लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बताओ। लोन ही तो दिया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, दे सकते हो, ठीक है। क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इस एडवांस के ऊपर, कैपिटल और एडवांस में समझ आ गया ना फर्क। कैपिटल मींस जो कैपिटल लगाई है, जो पैसा लगाया है। एडवांस मतलब जो उधार दिया है, इसको लोन भी बोल सकते हैं। क्या इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो लॉ कहता है यस, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। लिखो, वेयर अ पार्टनर, वेयर अ पार्टनर हैज मेड advances to the firm, where a partner has made advances to the firm, he will get, या फिर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं बुक की, ही इज, अरे यार ये रबड़ क्या हो गया, ही इज एंटाइटल्ड, ही इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट, और आप सबको पता है इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। बट क्या यहाँ पे भी ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा देता हूँ, this can be paid even from losses, this can be paid, this can be paid even from losses। ठीक है जी, समझ आ गया। तीन चीजें बताई, मिलती जुलती हैं, इनको मैं एक नए कॉलम में डालना चाहूंगा, कॉलम का नाम रखूंगा बी। समझना बी की चीजें, रेम्यूनरेशन मिलने का कोई अधिकार नहीं है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने का कोई अधिकार नहीं है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। बट हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो सिर्फ प्रॉफिट से। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलने का पूरा अधिकार है एट द रेट 6% पर एनम, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मिलेगा ही मिलेगा। इसका रीजन भी समझना, क्यों मिलेगा ही मिलेगा, भाई ये लोन है, लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे जैसे मर्जी दो, इधर से लाओ उधर से लाओ, देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, अब इसका एक बार आप सबका स्क्रीनशॉट ले लो, बी पार्ट सबका, फिर आगे चले। ठीक है, पूरे पार्ट में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये पूरा बी पार्ट है, ए पार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, ये लो। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था, मैंने ऊपर तो स्क्रीनशॉट पार्टनरशिप डीड का तो कह दिया था, यहाँ से आपको लेना होगा, यहाँ तक ले लो पहले। ये पहला टॉपिक कराया था कॉन्सेप्ट का, चलो उसके बाद यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, अब यहाँ का ले लो पूरे का। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, डाउट आया कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीन रोकते क्यों, स्क्रीन क्लास क्यों रोकते हो, हम तो स्क्रीन रोक के, अरे बच्चों ये जो क्लासेस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये कई बार बच्चों को इंस्टीट्यूट में बैकअप बैठ के भी दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या करा, क्लास में मैं एक दिन एब्सेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बैकअप चला दिया। अब बच्चों वहां पे तो बच्चे को क्लास रोकने वाला कोई नहीं है, वहां तो प्रोजेक्टर पे क्लास लग गई और चलती रही, तो वहां बच्चे तो किसी तरह स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो इसलिए एक एक 30-30 सेकंड्स के लिए दिखाना पड़ता है कि वहां के बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलो, ये हमारे बी पार्ट तक के राइट्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। तो राइट्स कितने हो गए हमारे, 4 और 3 7 राइट्स हो गए। स्टार्ट करो बच्चों, 8th राइट। दो पार्ट्स बनवा दिए, मैं राइट्स कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ, राइट्स का अलग कॉलम नहीं है, समझाने के लिए, लर्न करने के लिए पार्ट्स बनवाए हैं। 8th राइट आ जाओ बच्चों, क्या पार्टनर रिटायर हो सकता है, यस, उसके पास राइट है, राइट टू रिटायर, ठीक है ना। राइट टू रिटायर कैसे रिटायर होगा, ये भी देख लो।
विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ठीक है ना, अदर पार्टनर के कंसेंट से रिटायर। ठीक है सर, आगे बताओ। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट राइट सुनो। नाइन्थ, राइट टू स्टॉप, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या आप नए पार्टनर का एडमिशन रोक सकते हो? यस सर, हम कैसे रोक सकते हैं नए पार्टनर का एडमिशन? अरे भाई, अभी ऊपर आपको एक चीज सिखाई थी, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का एक पॉइंट समझना, फंडामेंटल मैटर्स हो तो मेजोरिटी नहीं चाहिए, सब पार्टनर का कंसेंट चाहिए। क्या एक नए पार्टनर का एडमिशन फंडामेंटल मैटर है? यस भैया, आप एक नए पार्टनर को ऐड कर रहे हो, फंडामेंटल मैटर है, और फंडामेंटल मैटर्स में सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। तो वही बात है, अगर एक पार्टनर भी चाहे तो, मान लो 5 पार्टनर्स हैं, छठे को ऐड करना चाहते हैं, एक भी कह रहा है कि ये ऐड नहीं होगा, तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट तभी हो सकता है जब सारे के सारे A to Z 100% पार्टनर्स कंसेंट दें, और एक पार्टनर भी चाहे तो उसका एडमिशन रोक सकता है। सर इसका रीजन राइट टू बी कंसल्टेड में दे दिया, फंडामेंटल मैटर है। ठीक है सर, ठीक है, आगे आ जाओ। राइट ऑफ, इसके लिए थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए थोड़ी सी बातें करनी पड़ेंगी बहुत सारी। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, सर आउटगोइंग पार्टनर का मतलब रिटायरिंग पार्टनर, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, या फिर लिख लो आरपी, रिटायरिंग पार्टनर, टू डू कंपीटिंग बिजनेस। बताना क्या आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस, कंपीटिंग बिजनेस का मतलब सिमिलर बिजनेस कर सकता है? मतलब जैसे कि आप शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे, एक पार्टनर आज रिटायर होके जा रहा है, क्या वो भी शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकता है? आंसर इज, कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे नो, आंसर इज यस, इसके बारे में लिखवाना जरूरी है, तो लिखो अनलेस अदरवाइज एग्रीड। सर आपने फिर अनलेस अदरवाइज एग्रीड क्यों डाल दिया? बताया ना, अगर कुछ और तय ना हुआ हो तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अ पार्टनर हैज राइट, a partner can do competing business after retirement, competing business after retirement। सर ये तो आप गलत कह रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, समझना, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंक करने की कोशिश कर रहे होगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक जगह पड़ा था रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आपने वहां पढ़ने की कोशिश कर रहे होगे कि सर वहां पे तो हमने पार्टनर को क्या करा था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि नहीं कर सकता। तो लॉ ये कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनर के पास आउटगोइंग पार्टनर के पास कंपीटिंग बिजनेस करने का अधिकार है। बट हाँ, अगर आप चाहो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को यूज करके उसके ऊपर रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। इसलिए वर्ड्स क्या यूज करें? अरे क्या हो रहा है, इसलिए वर्ड्स क्या यूज करें? अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो चाहो तो रेस्ट्रेंट लगा लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को यूज करके, बट नॉर्मली पार्टनर के पास राइट होता है कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते कंपीटिंग बिजनेस करने से। हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट में लिख दिया था वो बात अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट में दो एक्ट्स का यूज हो गया, इस पॉइंट में दो एक्ट्स का यूज हो गया, पार्टनरशिप भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। कॉन्ट्रैक्ट कहता है रेस्ट्रेंट ट्रेड लगा सकते हो, लगाओगे तो वो बिजनेस नहीं करेगा, नहीं लगाओगे तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है बिजनेस कर सकता है, वो करेगा। आगे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन होगी। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर को मैं ओपी लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, और रिटायरिंग पार्टनर की जगह दोनों मान सकते हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। अब ये पॉइंट आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। इसके बारे में लिखवाऊंगा भी, बट पहले इसे समझा देता हूँ। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट,
सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है बच्चों? सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब है रिटायरमेंट के बाद के प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? रिटायरमेंट के बाद के प्रॉफिट्स। याद रखना, देखना ध्यान से। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। सी फर्म से रिटायर हो रहा है। रिटायरमेंट की एक डेट ले लो, मान लो 1 जनवरी 2020 को क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। अब समझना, एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बच्चों मान लो यहां से पार्टनरशिप फर्म चालू हुई थी, 3 पार्टनर्स ने यहां से पार्टनरशिप फर्म चालू करी थी, ठीक है। यहां डेट आ गई 1 जनवरी 2020, जिस दिन कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर्स। बच्चों क्या उसे इस दौरान के प्रॉफिट्स मिलेंगे? यस। यहां तक के उसे प्रॉफिट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर मिलेगा। यस। हक है उसका। क्या यहां तक में जो भी प्रॉपर्टी कैपिटल लगाई होगी वो सब मिलेगा? यस। क्या यहां तक कि उसे गुडविल वगैरह सब मिलेगी? यस, सब कुछ मिलेगा। इन शॉर्ट आपका पूरा अकाउंट एक बनेगा, ठीक है ना, जो आप बनाते हो। बट बच्चों मान लो रिटायरमेंट के बाद के भी ये प्रॉफिट्स मांग रहा है, क्या ये प्रॉफिट्स भी मिलेंगे? तो बच्चों लॉ कहता है, मान लो आप इस टाइम पीरियड में रिटायर हो गए बट आपके अकाउंट्स को सेटल नहीं करा गया। सर क्या नहीं करा गया? आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हो ना। इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड विद रिटायरिंग पार्टनर, अगर आपने रिटायरिंग पार्टनर के साथ बैठकर उसके अकाउंट सेटल आप सब समझते हो अकाउंट्स की लैंग्वेज, अकाउंट सेटल नहीं करे तो वो रिटायरमेंट के बाद के प्रॉफिट्स यानी कि सब्सीक्वेंट प्रॉफिट्स भी ले। वाह। और सर ये कब तक के लेगा? समझ ही गए होगे। मान लो यहाँ पे अकाउंट सेटल कर दिए तो यहां तक के लेगा। क्या बात समझ में आती है? क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने? भैया ये मिलना तो अधिकार है ही है, इसे अकाउंट सेटलमेंट बोलते हैं। बट आप रिटायर हुए और आपने फर्म ने आपके अकाउंट सेटल नहीं करे, तो एक तरह से ये पेनल्टी है फर्म के लिए कि आपको सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। कब तक? आपको अकाउंट सेटल करके फर्म नहीं दे देती, ठीक है ना। फटाफट इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वहां पे ये बात को लिखवाऊं मैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो स्क्रीनशॉट एक बार ले लिया होगा आपने, वहां पे लिखवा देता हूँ आपको ये बात। तो लिखो, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स इफ, अरे कर्सर कहाँ गया? इफ फर्म, या फर्म नहीं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लिखो। इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड बिटवीन, इफ, ये पता नहीं कर्सर में थोड़ी दिक्कत है। इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड बिटवीन फर्म एंड रिटायरिंग पार्टनर, then such retiring partner is entitled for subsequent profits, is entitled for subsequent profits up to the date of settlement। आपको सेटलमेंट की डेट तक के क्या मिलेंगे? सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। अब ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, और बताना है। बच्चों के मन में एक डाउट आ गया, सर ठीक है आपने बात समझा दी, अगर अकाउंट सेटल नहीं हुए हैं तो वो पार्टनर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स क्लेम कर सकता है, ठीक है। क्या लॉस भी शेयर करेगा? मान लो उसके जाते ही लॉसेस होने लगे, क्या वो भी शेयर करेगा? बच्चों तो उसको लॉ ने दूसरा ऑप्शन दे दिया, और
बच्चों वो कह दे मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो एडवांस मान रहा था, और ही कैन क्लेम इट एज अ इंटरेस्ट, ही कैन क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। और लगा दिया सर ने, क्या लगा दिया, और सर ने क्या लगा दिया, और वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ले ले, बहुत बढ़िया। अगर गलती से लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ले ले 6% का, उसकी मर्जी है, बल्ले बल्ले। सब रिटायरिंग पार्टनर के जिसके अकाउंट सेटल नहीं हुए उसके बल्ले बल्ले। अब वो क्या करेगा, आराम से बैठ के डिसाइड करेगा जी क्या चीज ज्यादा बन रही है। मान लो 1 लाख के सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स बने, 50,000 का इंटरेस्ट बना, क्या कहेगा, मुझे तो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट चाहिए जज साहब। हम्म। अगर मान लो लॉस निकल गया, वो कहेगा सर मैं तो रिटायर हो चुका था, लॉस बियर करूंगा नहीं मैं, मुझे तो इंटरेस्ट दे दो, वो इंटरेस्ट ले लेगा। दोनों चीजों का हकदार है। ये बात सिर्फ कंडीशन कब है, इस कंडीशन को मत भूलना, इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड। इफ, ये क्या हो जाता है मार्कर में, मुझे समझ नहीं आता जब मार्कर चूज कर लिया। इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड, अगर अकाउंट सेटल नहीं कर रखे, ये तब की बात है, ठीक है ना। अगर अकाउंट सेटल नहीं कर रखे तब की बात है, इफ नो अकाउंट्स आर सेटल्ड। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, वेरी गुड। अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 12। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 12, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। सर एक्सपेल्ड का मतलब बता दो, हाँ, एक्सपेल्ड का हिंदी मतलब है बाहर निकाल देना, धक्का मार के बाहर निकाल देना। क्या बताना, क्या आपको फर्म से बाहर निकाला जा सकता है, आंसर इज नो। लॉ कहता है आप किसी भी पार्टनर को बाहर नहीं निकाल सकते, ये अधिकार आपके पास नहीं है। अ पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम दी फर्म। और बच्चों, ये हमारे राइट्स खत्म होते हैं सारे के सारे रिटायरमेंट या बाहर जाने को लेकर। तो इन सारे राइट्स का नाम दे दो, इन सारे राइट्स का, ऊपर जितने भी राइट्स हुए हैं सारे राइट्स का कॉलम में नाम दे दो सी, 8 से लेकर 12 तक के। रिवाइज करवा देता हूँ। राइट टू रिटायर, राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि फंडामेंटल मैटर है, सबका कंसेंट चाहिए। उसके बाद राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जब पार्टनर जा रहा है तो वो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स लेगा अगर आपने उसके अकाउंट्स को सेटल नहीं करा, अदरवाइज वो इंटरेस्ट भी ले सकता है, उसका ऑप्शन है। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू डू कंपीटिंग बिजनेस, वो कंपीटिंग बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है ना। और राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, उसको एक्सपेल करा नहीं जा सकता, ठीक है ना। हालांकि इस पॉइंट की एक्सपेल की पॉइंट की एक्सेप्शन है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट राइट 13th, right to be indemnified। right to be indemnified, सर right to be indemnified, indemnified का मतलब, तो हाँ बच्चों, indemnified का मतलब होता है कंपेंसेट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कंपेंसेट का मतलब बता दो। बच्चों कंपेंसेट का मतलब होता है लॉस की भरपाई। लगा मतलब होता है लॉस की भरपाई। क्या पार्टनर को इंडेमनिफाइड करना पड़ेगा, यस, कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसकी लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी सर, बट पार्टनर का लॉस होगा कैसे, समझो। एक सेकंड रुक जाओ, समझना। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस समझते हो ना, इसका बिजनेस समझते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन का। बच्चों 2 पार्टनर्स ए और बी किसी बिजनेस मीटिंग से यूएसए गए हुए थे। पीछे से क्या हुआ, सी ऑपरेट कर रहा था, तभी फर्म के एक ट्रक का टायर फट गया, ट्रक टायर बर्स्ट आउट, ट्रक टायर बर्स्टेड, फट गया। अब जी सी ने सोचा यार जब तक टायर लगेगा नहीं काम चालू होगा नहीं, उसने ए और बी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट ए और बी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। फाइनली सी ने क्या करा,
पर्सनल एक्सपेंसेस से पेमेंट कर दी, मतलब पेमेंट कर दी, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर दी पर्सनल। पर्सनल पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब अपनी जेब से पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर दी, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट। कि चलो अब जब बाकी पार्टनर्स वापस आ जाएंगे तो उनसे मैं क्या करूंगा, पैसे ले लूंगा, कैश ले लूंगा। ठीक है, जब ये दोनों पार्टनर्स वापस आए, बताना क्या ये इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा सी को, नहीं करना पड़ेगा? यस, नाउ फर्म हैज टू इंडेमनिफाई मिस्टर सी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया है। उन्होंने अपनी पॉकेट से क्या कर दिया है, खर्चा कर दिया। बट याद रखना, इसके लिए एक कंडीशन है। इसके लिए क्या है बच्चों, एक कंडीशन है। लॉ कहता है आपको इंडेमनीफाई तो करना पड़ेगा पार्टनर को। फर्म हैज टू इंडेमनीफाई मिस्टर सी इफ, उसके लिए कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सर क्या कंडीशन, समझना। पहली कंडीशन, इफ बच्चों वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए होना चाहिए, सच एक्सपेंस इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है, वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए होना चाहिए। वो एक्सपेंस किसके लिए होना चाहिए, बिजनेस के कामों के लिए होना चाहिए। बताना, आपने कहीं और फर्म का कोई बेफालतू का कोई काम कर दिया, क्या वो बिजनेस के एक्सपेंस से रिलेटेड ही नहीं था? ठीक है ना, आपने पर्सनल गाड़ी खरीद ली, आपने पर्सनल फोन खरीद लिया, या आपने एक नया फोन बिना पूछे खरीद लिया जिसका कोई यूज ही नहीं था, बताना क्या वो खर्चा भी देंगे? नो, वो एक्सपेंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ऑपरेशंस के तहत होना चाहिए। बिजनेस सच वर्क, सच एक्सपेंस या सच वर्क इज डन इन एन इमरजेंसी, वो काम इमरजेंसी में आपने करा है। सच वर्क इज डन, सच एक्सपेंस इज डन इन एन इमरजेंसी टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम एनी लॉस, टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम एनी लॉस, फ्रॉम एनी लॉस। दो बातें आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। सर क्या क्या, फिर से एक बार बता दो। अगर आपने फर्म के ऊपर कोई एक्सपेंस करा है तो वो फर्म का एक्सपेंस आपको मिलेगा, इंडेमनीफाई मिलेगा, आपका ये अधिकार है। बट कोर्ट कहेगा दो बातें प्रूफ कर दो, वो एक्सपेंस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था, जो आपने एक्सपेंस करा वो फर्म के कामों को करने के लिए करा, कोई अलग छल्ले बेकार के खर्चे नहीं करे। वो काम आपने एक इमरजेंसी एक्ट में करा था। इमरजेंसी एक्ट का मतलब फर्म को किसी भी तरह के लॉस से बचाने के लिए आपने वो काम करा था। दो बातें प्रूफ कर दोगे तो आपको वो लॉस का पैसा मिल जाएगा। तो ये खत्म होते हैं बच्चों हमारे राइट्स और आज का सेशन भी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लास्ट में करवाया है, ठीक है ना। उसके बाद आज की क्लास होती है बच्चों खत्म। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? चलो बच्चों आज का सेशन होता है यहीं खत्म। बाय बाय, थैंक यू।